एक टाइम था जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने सबको हंसा के पागल कर दिया था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे टेक्स्ट भी आए हैं जो ना सिर्फ बोरिंग थे बल्कि कभी कभी फैंस के पेशेंस का अल्टीमेट टेस्ट बन जाते थे। एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे ऐसे ही कुछ वॉर स्टोरीज का पोस्टमार्टम, जिसको देख के लगता है कि ये स्टोरी पक्का कुछ गलत फूंक के लिखी गई है। ऑल्सो दीज आर माई पर्सनल चॉइसेस, तो अगर आप डिसएग्री करते हो इन चॉइसेस से तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। एंड अराउंड 90% से ज्यादा व्यूज अनसब्सक्राइब्ड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं खुशी आर्क की। ऑनेस्टली मुझे ये ट्रैक देखकर लगा था कि राइटर्स ने ये आर्क किसी यूट्यूब शॉर्ट से उठाया है, जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपनी लाइट हार्टेड कॉमेडी और रिलेटेबल मोमेंट्स के लिए जाना जाता है। वहीं ये आर्क ऐसा था जहां से लगने लगा था कि शो अपनी असली वाइब खो रहा है। ओह खुशी मेरी सोनी परी वाला गाना सुन के लिटरली मेरे दिमाग का दही हो गया था। ये यार कितना रिपीटेटिव और इरिटेटिंग था कि मैंने तो इसके कुछ एपिसोड स्किप भी कर दिए थे। और मुझे लगता है कि इसी आर्क से दया का कैरेक्टर भी थोड़ा सा ओवर द टॉप होने लगा था। पहले जहां दया थोड़ी सी सीधी और हल्का चालाक कैरेक्टर थी, जहां से वो बिना मतलब की ओवरली इमोशनल और अनरियलिस्टिक महान बनने लगी थी, जैसे कि एक अन्नपूर्णा टाइप लेडी। जिस दया की हरकतों पर हमें पहले हंसी आती थी, उसी दया की वॉइस और सीन्स एनोइंग लगने लगे थे। आई स्टिल लाइक दिस आर्क क्योंकि इसका सोशल मैसेज बहुत अच्छा था, बट ट्रस्ट मी हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी भी लेसन्स के लिए नहीं देखा। हमें उससे कॉमेडी की उम्मीद रहती है, एंड जब वो पूरी नहीं होती इरिटेट होना लाजमी है। इसके बाद बात करते हैं रत्नावली आर्क की, जहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने हिपोक्रेसी का लिटरली लेवल क्रॉस कर दिया था। एपिसोड 2179 में महिला बंदल ने अपने हस्बैंड की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए रत्नावली का प्यार टेस्ट करने वाला पत्थर उन्हें पहना दिया। मतलब फुल ऑन जासूसी चल रही थी। लेकिन शो में किसी ने भी इसे टॉक्सिक नहीं बोला। अरे भैया, अगर पति अपने पत्नियों की जासूसी करे तो वो गलत है, लेकिन पत्नियां अगर अपने पतियों की परीक्षा ले तो वो सही है। और इस पूरे तमाशे में चंपक चाचा का नामो निशान तक नहीं मिला था। शायद उन्होंने भी ये स्क्रिप्ट पढ़ के टेम्पररी शो छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप रिवाइंड करो एपिसोड 2038 पे, जब पुरुष मंडली ने एक एक करके महिला मंडल की लॉयल्टी टेस्ट की थी और सब फेल हो गई थी, तो वही श्री श्री चंपकलाल जी फुल लेक्चर मोड में चले गए थे। उन्होंने स्ट्रेट महिला मंडल की साइड ले ली थी और बोल दिया था कि अपनी पत्नियों पे शक करना, जासूसी करना गलत है। और हाँ, अपनी पत्नियों की जासूसी करने का तो सोचना भी मत। नहीं, बिल्कुल। तो मतलब पतियों की टेस्टिंग टॉक्सिक है, लेकिन पत्नियों की टेस्टिंग संस्कारी। ये आर्क मुझे सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं, डबल स्टैंडर्ड से भरा हुआ लगा। आई नो आप लोग भी यही सोचते होगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई और थॉट्स हैं इस आर्क से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्क का, जो था 10 करोड़ की साड़ी वाला आर्क। इस आर्क ने तो मुझे लिटरली सबसे ज्यादा इरिटेट किया था। दया का इमोशनल मैनिपुलेशन का लेवल इस बार आउट ऑफ सिलेबस था। जेठालाल बार बार दया को समझा रहा था कि 10 करोड़ की साड़ी एक दिन के लिए लेके आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक दिन के लिए साड़ी नहीं मांग सकते टप्पू पापा। अरे क्या बोल रही है तू दया? वो 10 करोड़ की साड़ी है, कोई शक्कर की वाटकी थोड़ी है, एक दिन के लिए मैं लेके आऊं। लेकिन दया ने तो जिद पकड़ ली थी, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसे वो साड़ी नहीं मिल रही। ऊपर से महिला मंडल का रिएक्शन देख के भी यही लगा था कि सबने कॉमन सेंस को गोकुल धाम के गेट पे छोड़ दिया है। कोई भी ये नहीं सोचता कि भाई 10 करोड़ की साड़ी जैसी चीज हमें इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। इंस्टेड सबने अपने हस्बैंड को ताने मारना स्टार्ट कर दिया कि दे हैड टू प्रूव देयर लव फॉर देयर वाइफ्स, व्हिच वाज लिटरली इरिटेटिंग टू वॉच। आई मीन अपना प्यार प्रूफ करने का क्या यही तरीका है? कभी पोएम्स, कभी लॉकेट। आखिर कितने और एग्जाम देने पड़ेंगे पुरुष मंडल को महिला मंडल का ट्रस्ट पाने के लिए? वैसे अगर महिला मंडल वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो वीडियो पे 5 के लाइक्स करवा दो। एंड हम बढ़ते हैं अगले आर्क पे। इसके बाद आता है एक ऐसा आर्क जो लिटरली राइटर्स के बच्चों ने लिखा। मैं बात कर रहा हूँ चंपकलाल इन पाकिस्तान आर्क की। जी नहीं, जेठालाल इन पाकिस्तान नहीं, चंपकलाल इन पाकिस्तान। इस आर्क में चंपकलाल का गुब्बारों के साथ उड़ जाना और सीधा पाकिस्तान पहुंच जाना तारक मेहता का कोई एपिसोड कम और लूनी टून्स ज्यादा लग रहा था, बिकॉज रियल लाइफ में ये होना लिटरली इम्पॉसिबल है। इस आर्क में चंपकलाल गुब्बारों से उड़ गया, एंड क्योंकि वो थोड़ा कमजोर है तो चलो हम ये मान भी लेते हैं कि शो वालों ने थोड़ा एग्जैजरेशन किया था। लेकिन फिर भी बिना डायरेक्शन, बिना कंट्रोल, बिना किसी रुकावट के मुंबई से सीधा पाकिस्तान पहुंच जाना, ये सब हद से ज्यादा अनरियलिस्टिक था। ना ऑक्सीजन का इशू, ना फैटिक, ना कोई सिक्योरिटी चेक, ना एयर स्पेस मॉनिटरिंग, कुछ भी कंसीडर नहीं किया गया। इंडिया पाकिस्तान के बीच की सेंसिटिव बॉर्डर, जहाँ पे अगर एक चिड़िया भी उड़ जाए तो वो रडार में पकड़ी जाती है, वहाँ एक आदमी गुब्बारे के साथ बिना ट्रेस हुआ क्रॉस कर गया। मैं जानना चाहता हूँ कि ये आइडिया किसने पिच किया था, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरुआत से ही ग्राउंडेड इश्यूज और थोड़ा लॉजिकल कॉमेडी की तरफ फोकस रहा है। इसी वजह से ये सब
काफी चाइल्डिश और ओवर द टॉप लगता है, जो ऐसा लगता है कि सिर्फ टीआरपी के लिए थोपा गया हो। इसके बाद आता है टप्पू सेना का पिज्जा पार्टी आर्क। ये भी उन एपिसोड में से एक था जो लॉजिक और मेच्योरिटी का मजाक उड़ा देता है। एपिसोड 3062 में अंजलि का ओवर कंट्रोलिंग नेचर इतना ज्यादा हो गया था कि देखकर सर पकड़ने का मन करता था। टप्पू सेना जो अब अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, तारक के घर पे पिज्जा पार्टी करते हैं। जब पिज्जा का बॉक्स मिलता है, बिना किसी रीजन के पूरा शक तारक मेहता पे चले जाता है। बेचारा तारक तो उस वक्त कुछ कर भी नहीं रहा होता और फिर भी उसी को डांट पड़ती है जैसे उसने कोई जुर्म कमिट कर दिया हो। और मान भी लो कि उसने एक स्लाइस खा भी लिया था तो भी इतना बड़ा हंगामा करने जैसी कोई बात नहीं थी। अंजलि को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी सारी लाइफ की प्लानिंग बर्बाद कर दी हो। ये पूरा ड्रामा इतना फोर्स लगता था कि ना उसमें कोई लॉजिक बचा था और ना ही कोई इमोशन। इस आर्क का सबसे इरिटेटिंग पार्ट था कि टप्पू सेना सब कुछ देख रही होती है, जान रही होती है कि पिज्जा उन्होंने खाया है, उन्होंने मंगवाया है, लेकिन फिर भी वो एक शब्द नहीं बोलते। और इस आर्क की एंडिंग भी इतनी वाहियात थी कि क्या बताएं। डॉक्टर हाथी बताता है कि उसके बाद एक ऐसी मशीन है जो पेट के अंदर का खाना स्कैन करके बता सकती है कि किसने क्या खाया है। एंड टप्पू सेना लिटरली से रियल मानती है। आई मीन सीरियसली, ये 25 से 30 साल के बच्चे इस स्टूपिड सी मशीन से बेवकूफ बन गए। अब इससे ज्यादा इस आर्क के बारे में मैं क्या ही बोलूं। इट वाज जस्ट सो बैड एंड इट वाज वेरी इलॉजिकल। बट स्टिल अगर आपके कोई और थॉट्स हैं तो मुझे कमेंट से जरूर बताना। तब तक हम बढ़ते हैं अगले पैथेटिक आर्क की तरफ। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली एपिसोड 4137 के आसपास पोपटार और मधुबाला की शादी का आर्क आया था। उसमें उनका मिलना और फाइनली शादी के इतना करीब पहुंचना एक होपफुल मोमेंट था कि शायद अब तो पोपटलाल की शादी हो ही जाएगी। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि दोनों को थैलेसीमिया है तो दोनों शादी नहीं करते। शो ने यहाँ एक मेडिकल कंडीशन को हाईलाइट करके एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये आर्क जैसे खत्म हुआ, उसने एक और इम्पोर्टेंट इंस्पायरिंग पॉसिबिलिटी खो दी। अगर पोपटलाल और मधुबाला की शादी हो जाती और दोनों मिलकर एक बच्चा अडॉप्ट करते तो वो एक और भी बड़ा मैसेज हो सकता था और ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता था। ना सिर्फ जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड होते, बल्कि अडॉप्शन जैसे सेंसिटिव इश्यूज को सपोर्ट मिलता, जो आज भी सोसाइटी में एक टबू जैसा माना जाता है। लेकिन नहीं, फॉर सम रीजन अकॉर्डिंग टू राइटर सिर्फ खुद का बच्चा ही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एक दूसरे को समझने वाले दो लोगों का साथ में रहना। इस आर्क का पोटेंशियल था कि वो पोपटलाल जैसे कैरेक्टर को फाइनली एक फैमिली लाइफ दे सकते और मधुबाला जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को एक प्रोग्रेसिव स्टोरी लाइन। लेकिन जैसे ही पोपटलाल की शादी कैंसिल हुई, पूरा नैरेटिव वापस से उसी रिपीटेटिव साइकिल में घुस गया, जहां पोपटलाल फिर से शादी के लिए रोने वाला है। एंड एट दिस पॉइंट आई लिटरली जस्ट डोंट वांट हिम टू गेट मैरिड बिकॉज ही लुक्स सो ओल्ड इन द शो। और नीचे कमेंट्स में आपकी थॉट्स भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्क। ये रिसेंट आर्क मैंने भी टीवी पे देखा था, जिसमें एक बच्चा जो एक मजदूर का बेटा है टप्पू सेना से मिलने आता है और फिर वो रंगा नाम के लीडर के खिलाफ कुछ करने का फैसला करते हैं। बट ऑनेस्टली पूरा आर्क इतना फ्रस्ट्रेटिंग था कि अब मेरे पास उनके लिए कहने को शब्द ही नहीं बचे। सबसे पहले तो टप्पू सेना के डायलॉग का रिपीटिशन एक पॉइंट के बाद दिमाग खराब कर देता है। तो टप्पू अब हम क्या करें, तो टप्पू अब हम क्या करें। ये एक ही डायलॉग इतनी बार रिपीट हुआ, इतने औरंग तरीके से कि लग रहा था कि जैसे राइटर्स को कुछ और लिखने को नहीं मिला। और क्लाइमेक्स में क्या, रंगा के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग प्लान बनाने के बजाय ये खुद ही मजदूर बन जाते हैं। मतलब सीरियसली, ये वही टप्पू सेना है जो पहले स्पॉन्सर्स कैंपेन यूज करती थी, स्मार्ट प्लानिंग करती थी, और अब वो इतनी डम हो गई है। ये आर्क ना सिर्फ स्टोरी लाइन वाइज वीक था, बल्कि टप्पू सेना की पुरानी इमेज को भी बिल्कुल डिल्यूट कर देता है। यहाँ पे इशू ये है कि पहले जो बच्चे भूतनी का पर्दाफाश करते थे, चोरों को पकड़ते थे, वो अब बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। बट ये तो थी मेरी थॉट्स एंड सिलेक्शन फॉर द वर्स्ट स्टोरी लाइन्स इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन अगर आपको कोई और आर्क पसंद नहीं आया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।